गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज अपन जो पढ़ने वाले हैं वो है डिफरेंशियल कैलकुलस के यूजेस। तो मैंने तुम्हें ऐसा बताया था कि डिफरेंशियल कैलकुलस के 3 यूज हैं। कौन कौन से थे? पहला जो था वो था टू फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। उसके बाद सेकंड नंबर का जो था वो क्या था? टू फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, जो हमको आज पढ़ना है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा। किसकी माँ? मैक्सिमा मिनिमा। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है तीसरे नंबर का। तो अब ये जो 3 है इसके अंदर से सेकंड वाला स्टार्ट कर रहे हैं जिसको अपन बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो अब आप कैनवास पे ध्यान से देखेंगे, चेहरा अपन छोटा कर देते हैं, साइड में बैठ जाते हैं जाके, और उसके बाद सीधे जो है वो कैनवास बड़ा कर रहा हूँ। अब आप लोगों को हेडिंग डालनी है। हेडिंग क्या डालनी है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, क्या डालनी है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो डाले हेडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का मतलब क्या है? ठीक है, तो सबसे पहली चीज चेंज का मतलब क्या है? चेंज यानी परिवर्तन। क्वांटिटीज बदलती हैं समय के साथ साथ। तो जब समय के साथ साथ क्वांटिटीज बदलती हैं तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। जैसे तुम्हारी जो हाइट है वो बदल गई। ठीक है, पहले तुम 2 फुट के थे, अब तुम 5 फुट के हो गए। इसका मतलब हाइट बदली, और हाइट यदि बदली तो हम इसको क्या बोलेंगे कि द क्वांटिटी हाइट इज चेंज्ड। क्वांटिटी हाइट क्या हो गई? चेंज हो गई। तो क्वांटिटी चेंज हुई 2 फीट से 5 फीट। तो इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में या मैथ्स की लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे dh अपॉन dt। अब इसको पढ़ेंगे कैसे? तो इसको पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना, इसको पढ़ेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ हाइट का चेंज होना या बढ़ना। ठीक है, क्या बोला मैंने? फिर से सुना, dh अपॉन dt। ठीक है, d का मतलब स्मॉल चेंज। ठीक है, d का मतलब स्मॉल चेंज, dh। तो स्मॉल चेंज इन हाइट ड्यू टू टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हाइट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, समय के साथ साथ हाइट का बढ़ना dh बाई dt। वैसे मान लें कि हमने क्या किया कि पत्थर लिया और तालाब में डाला। जैसे ही पत्थर तालाब में डालेंगे तो ऐसी वेव्स बनने लग जाती। क्या इन वेव्स की रेडियस बदल रही है? तो उसका आंसर है हाँ, इसकी रेडियस बढ़ रही है। तो हम उसको क्या लिखेंगे? dr अपॉन dt। dr अपॉन dt का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। विथ रिस्पेक्ट का मतलब क्या है? विथ रिस्पेक्ट का मतलब समय के साथ। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट का मतलब क्या? समय के साथ। तो इसका मतलब क्या कोई और चीज के साथ भी चेंज होता है क्या? तो हाँ, होता है। चेंज जो होता है वो 2 चीजों के साथ होता है। चेंज किस किस के कारण हो सकता है? या तो टाइम के कारण हो सकता है या फिर प्लेस के कारण हो सकता है। ठीक है, अब सवाल यह है कि टाइम के कारण कैसे चेंज होगा? तो समय के साथ साथ चीजें चेंज हो रही है। जैसे समय के साथ साथ महंगाई बढ़ रही है, समय के साथ तुम्हारी हाइट बढ़ रही है, समय के साथ रेडियस बढ़ रही है, समय के साथ रोशनी बढ़ती है, घटती है तो माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो निगेटिव रेट ऑफ चेंज कहलाएगा। तो कोई सी चीज समय के साथ बढ़ रही है, कोई सी चीज समय के साथ घट रही है। अब प्लेस के साथ कैसे बढ़ रही है, कैसे घट रही है? तो जैसे अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएं तो वहां पे क्या होगा कि टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। जैसे मध्य प्रदेश का टेम्परेचर कुछ और है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का कुछ और है, कश्मीर में जाएंगे ठंडक है। तो प्लेस चेंज होने से उसका टेम्परेचर चेंज हुआ, यहाँ पे टाइम के चेंज होने से नहीं हुआ। टाइम तो 12 यहाँ पे भी बजे हैं, 12 वहां पे भी बजे हैं, लेकिन अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेस पर क्या हुआ? डिफरेंट टेम्परेचर है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? सॉरी, हम इसको क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोलना है कि प्लेस बोलना है? प्लेस, और प्लेस को लिखा जाता है x से, वेयर x इज ए डिस्टेंस। ठीक है, x इज डिस्टेंस। फिजिक्स की लैंग्वेज में प्लेस शब्द की जगह डिस्टेंस शब्द ज्यादा बेटर है।
तो प्लेस की जगह डिस्टेंस के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं। तो एक तो दूरी के साथ चेंज होती है, दूसरा समय के साथ चेंज होती है। अब एक एक चीज़ और बता जो तुम जो समय के साथ चेंज होती हो, और एक ऐसी बता दो जो प्लेस के साथ चेंज होती हो। तो जैसे समय के साथ क्या चेंज हुआ है अभी तक, तो समय के साथ साथ लोग बदल जाते हैं। ठीक है, लोग बोलते हैं कि तुम समय के साथ साथ बदल गए। ठीक, तो जो बदले वो काहे से बदले, समय के साथ। अच्छा, ये मान लो कि नक्शा है इंडिया का। ठीक है, अब इंडिया का नक्शा है, तो इसमें अगर मान लें कि मैं यहाँ से नीचे की तरफ जाऊं, तो नीचे की तरफ जाऊं तो क्या चीज़ बदलेगी। तो ये तो है कश्मीर, कश्मीर में लोग होते हैं गोरे। ठीक है, और तुम जाओगे नीचे, नीचे मतलब यहाँ चेन्नई एक्सप्रेस, तो यहाँ पे क्या होता है, लोग होते हैं काले। क्या ये समय के साथ गोरे से काले हुए कि दूरियां अलग अलग है इसलिए गोरे काले हैं। तो दूरियां अलग अलग है ना, तो जैसे जैसे हम डिस्टेंस चेंज करेंगे वैसे वैसे हम गोरे से काले की तरफ आएंगे। तो इसको हम क्या लिखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ कलर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस के साथ साथ कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, डिस्टेंस के साथ कलर चेंज हो रहा है। एक और चीज देखें, यदि अपन इधर से चलें, ये गुजरात है इस साइड, गुजरात से चलें अपन इस साइड, ठीक है, तो ये है चाइना की तरफ। तो गुजरात से अगर तुम चाइना की तरफ जाओगे तो इधर ये सेवन सिस्टर सिक्किम नागालैंड आएगा, उसके बाद ये चाइना आएगा, बदमाश चाइना। तो ये यहाँ पे ये बताएं कि क्या चीज चेंज होगी राइट हैंड की तरफ जाते हुए डिस्टेंस के साथ साथ। तो डिस्टेंस के साथ साथ चेंज होगा यहाँ पे क्या, बताओ, लोगों का नाक का साइज, लोगों के नाक का साइज। देखो यहाँ पे गुजरात में जो उसकी नाक लंबी रहती है, फिर थोड़ा आगे चले गए मध्य प्रदेश में थोड़ी छोटी हो गई, सिक्किम विक्किम में थोड़ी और ही छोटी हो गई, और चाइना में जाए तो अंदर ही चली जाती है, इतनी सी रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ नोज विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, डिस्टेंस के साथ नोज की लेंथ चेंज हो गई। ठीक, तो ये चीजें ऐसी हैं जो दूरी के साथ बदलती है, और कुछ चीजें ऐसी है जो समय के साथ बदलती है। ठीक है, तो जैसे फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स के अंदर स्पीड, स्पीड दूरी के साथ भी बदल सकती है, समय के साथ भी बदल सकती है। तो हम उसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या फिर बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ये दोनों के साथ बदल सकती है, कुछ चीज़ें दोनों के साथ बदल जाती है। ठीक है, फिजिक्स में जनरली ऐसा होता है। तो इसको इस तरीके से पढ़ते हैं। अब ये जितना मैंने लिखाया है वो सब तुम लोग नोट करो, पॉज का बटन दबाओ और फटाफट इसको नोट करो, पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ के इतने, और एक आध ये भी नोट कर लेना रेट स्पीड का। ठीक है, चलिए पॉज का बटन दबाइए फटाफट। चलें अब आगे बढ़े। डिफरेंशियल कैलकुलस में कैसे लगाएंगे, हमें ये तो समझ में आ गया कि हाँ चीज़ें बढ़ती हैं, बदलती है, चेंज होती है, समय के साथ चेंज होती है या दूरी के साथ। अब उसको करना क्या है उसका, तो जैसे मान ले कि एक क्वेश्चन उसने दिया कि ए स्टोन इज थ्रोन, ए स्टोन इज थ्रोन इन ए पॉन्ड, ठीक है, या इन ए लेक, एंड रिपल्स आर फॉर्म्ड, रिपल्स मतलब गोले गोले जो बन जाते हैं, रिपल्स आर फॉर्म्ड इफ रेडियस ऑफ द रिपल is increasing at the rate of 2 centimeter per second, find the rate of change of area, find the rate of change of area of the circle। ठीक है, क्वेश्चन फिर से देखें। ए स्टोन इज थ्रोन इन ए लेक, लेक में पत्थर मारा, रिपल्स आर फॉर्म्ड, रिपल्स बन गए। रिपल जब बन गए तो उसकी रेडियस बढ़ती जाएगी, हमें पता है गोला बढ़ता जाता है और जाके जो है वो कोने से टकरा जाता है। ठीक है, तो रेट उसका जो रेडियस के बढ़ने का है वो 2 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो तुम्हें ये बताना है कि उसका एरिया किस रेट से बढ़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, एरिया किस रेट से बढ़ेगा। ये गोले बढ़ रहे हैं तो एरिया भी तो बढ़ रहा है ना उसका, तो गोलों का एरिया किस रेट से बढ़ेगा ये बताना। अब किस रेट से बढ़ेगा ये बताना है तो अपन देखते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले डायग्राम बनाया करो, डायग्राम से एकदम क्लैरिटी आती। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। सबसे पहले ये एक गोला था, फिर और बड़ा हो गया,
फिर और बड़ा हो गया, अब ये बड़ा होता जा रहा है। अगर ये बड़ा होता जा रहा है तो इसकी रेडियस बढ़ रही है, तो ये पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि फिर इसका एरिया किस हिसाब से बढ़ रहा है। ये बड़े वाले गोले का एरिया हुआ ना, तो ये किस हिसाब से बढ़ रहा। ठीक, तो हमने क्या बोला कि ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले एरिया को कनेक्ट करना पड़ेगा किससे, रेडियस से। तो हमें बताया कि एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है, सर्कल बन रहे हैं ना, तो एरिया ऑफ द सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब क्या एरिया समय के साथ बदल रहा है? हाँ। क्या रेडियस समय के साथ बदल रही है? हाँ। और क्या रेडियस के बदलने से एरिया बदल रहा है? तो उसका भी आंसर है हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया बदल रहा है समय के साथ। जब समय के साथ चीजें बदलती है तो उसको डी ए बाई डी टी बोलते हैं, डी ए बाई डी टी। पढ़ोगे क्या इसको? अभी समझाया था ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या, एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक, क्या रेडियस भी बदल रही है? हाँ बदल रही। तो डी आर बाई डी टी को क्या पढ़ोगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, बोलो, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब क्वेश्चन ये है कि डी आर बाई डी टी उसने दे रखा, ठीक है, ध्यान से सुने, डी आर बाई डी टी उसने दे रखा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है। पूछ रहा है डी ए बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक बार ध्यान से देखें, फिर से क्वेश्चन पे जाए। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ये पूछा। ठीक है, अब करना कैसे सॉल्व? तो सॉल्व करने के लिए क्या किया जाए कि जो फॉर्मूला एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसका दोनों तरफ डिफरेंशियल कर देंगे। एरिया क्या है हमारा, एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, इसका दोनों तरफ डिफरेंशियल करेंगे। तो दोनों तरफ डिफरेंशियल करेंगे तो इधर एरिया का डिफरेंशियल होगा डी ए बाई डी टी। पाए कुछ नहीं होता, कांस्टेंट है। ठीक है, अकेला कांस्टेंट होता तो जीरो होता, लेकिन ये किसके साथ आ रहा है, ये आर स्क्वायर के साथ आ रहा है, इसलिए कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट है पर साइड में रहेगा। अब आर स्क्वायर में 2 का डिफरेंशियल होगा, तो 2 का डिफरेंशियल होगा, 2 कूद के आगे आएगा और ऊपर से कम हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा इंटू 2 आर की पावर 2 माइनस 1 यानी 1। इसका मतलब 2 पाई आर बचा। लेकिन ये जो 2 पाई आर बचा है ये किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन, तो ये हम कर रहे हैं रेडियस के रिस्पेक्ट में, इसलिए डी आर बाई डी टी आएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर से देखें, जब एरिया का करा था तो डी ए बाई डी टी आया था, और जब तुम रेडियस का करोगे तो डी आर बाई डी टी भी आएगा ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा है ना, तो लिखना पड़ेगा। अब क्या करो, इसके अंदर डी ए बाई डी टी लिखो, तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर डी आर बाई डी टी। क्या उसने हमें डी आर बाई डी टी दे रखा है? तो उसका आंसर है हाँ, उसने हमें डी आर बाई डी टी दे रखा है। डी आर बाई डी टी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो ये 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड उठा के यहाँ रख देंगे, तो इससे हमें मिलेगा डी ए बाई डी टी। तो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर बाई डी टी, दैट इज 2। तो आंसर इज 4 पाई आर। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या आया, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 4 पाई आर, और यूनिट क्या आएगी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। एरिया इस रेट से चेंज होगा। अब ये जो रेट है ये खुद ही रेडियस पे डिपेंड है, ये जो रेट है वो रेडियस पे डिपेंड है। अब अगर वो रेडियस दे देता, कैसे यहाँ क्वेश्चन में और आगे बोलता कि एट या व्हेन, एट की जगह व्हेन, तो व्हेन क्या बोलता, व्हेन रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, जब रेडियस 5 सेंटीमीटर हो तब बताओ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या है। तो फिर ये जो रेडियस आई है इसको लास्ट में जो है उठा के इसके अंदर रखना है, तो यहाँ पे रख सकते हैं अगर अपन, तो 5 जब यहाँ रखोगे तो 5 4 जा 20 इंटू पाई, तो इसका आंसर हो जाता 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाता अगर ये दिया होता, तो नहीं दिया होता तो आर के टर्म्स में आ जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया है अपना कंप्लीट। नोट कर लें इसको फटाफट, पॉज का बटन दबाएं। चलिए आगे बढ़ता हूं, दूसरा क्वेश्चन देखें, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का ही। देखें क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि बैलून is spherical, goal balloon, in which we are pumping air
at the rate of at the rate of 60 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, 60 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट से हम उसके अंदर एयर डाल रहे हैं। फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस when radius is 6 सेंटीमीटर। रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस निकालना जब रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फिर से पढ़ो। ए बैलून स्फेरिकल है, पंपिंग एयर किस रेट से 60 सेंटीमीटर। अब ये दिया है क्या, ये 60 सेंटीमीटर क्या चीज है ये 60, तो यूनिट से देखो ये वॉल्यूम है, तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दे रखा है विच इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम क्योंकि इसकी यूनिट में क्यूब लगा हुआ है, इतनी हवा फेंक देते हैं उसके अंदर। ठीक है ये बैलून है, स्फेरिकल है और इसके अंदर अपने इतनी हवा पर सेकेंड फूंक देते हैं यहाँ से जिससे इसकी रेडियस बढ़ती जाती है। तो उसने पूछा है कि रेडियस किस रेट से बढ़ेगी, थोड़ी देर बाद ये इतना मोटा हो जाएगा और बड़ा होता जाएगा। ठीक है, तो रेडियस किस रेट से बढ़ेगी ये पूछा है। तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द रेडियस, कब, जब रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कब, जब रेडियस 6 सेंटीमीटर। सबसे पहली चीज तुम्हें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा वॉल्यूम का, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। 10वीं क्लास में पास हो गए कि नहीं हुए? अच्छा, रिजल्ट नहीं आया अभी, वह पास हो जाओगे तभी 11वीं का पढ़ रहे होगे ना। तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला पता होना चाहिए तुम्हें। क्या है बोलो? 4/3 पाई आर क्यूब। बहुत सारे वो सोच रहे हैं कि पहले लिख दे फिर बोल देंगे, याद होना चाहिए ये। वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सही है कि नहीं? अब यहां पे देखें, दोनों तरफ डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशियल करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इससे मिलेगा dv अपॉन dt, क्योंकि वॉल्यूम का डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम dv बाई dt। 4/3 पाई का कुछ नहीं, आर क्यूब का डिफरेंशियल बोलो, या आर क्यूब का आर कूद के आगे ऊपर से कम। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर। और r का करना मत भूलना, dr बाई dt पहले भी किया था। अब ये जो आया है ये पूरा का पूरा हमारे काम का है, इसके अंदर से हमें उसने dv बाई dt दे रखा है, तो dv बाई dt यहाँ डालना। तो dv बाई dt यहाँ डालना है, तो dv बाई dt की जगह डाला मैंने 60 विच इज इक्वल टू 4/3 वैसा का ऐसा पाई 3। और कब, ऐसा कब करना है, जब रेडियस 6 सेंटीमीटर हो। तो ये जो रेडियस 6 सेंटीमीटर की है इसको उठा के यहाँ डालना है, रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये यहाँ डालेंगे तो ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा, और dr बाई dt रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम में तो निकालना ही था, सभी चीज़ें डाल दोगे निकालोगी क्या फिर, तो ये dr बाई dt हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, इधर कर साइड कर देता हूँ, तो हो गया 60 विच इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 6 इंटू 6 इंटू dr बाई dt, जैसा हो गया। अब ये 6 से 10 बार कैंसिल हो गया, अब ये 10 बार कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 5 बार कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये 12 हो गया, तो 5/12 और नीचे आएगा पाई विच इज इक्वल टू dr बाई dt। अब किसी की इच्छा हो रही हो, ऐसे तो आंसर आ गया है, लेकिन किसी की इच्छा हो रही हो कि और कुछ अच्छा कर दें, तो dr बाई dt की वैल्यू डाल दो उसके अंदर। ठीक है, तो dr बाई dt की वैल्यू डालो, dr बाई dt, तो विच इज इक्वल टू 5/dr बाई dt नहीं, पाई की वैल्यू डालो, तो इट इज 22/7। तो ऊपर आ जाएगा 7 5 35 और नीचे हो जाएगा 12 में 22 का मल्टीप्लीकेशन। तो 12 में 22 का मल्टीप्लीकेशन होगा 132 का डबल 264। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। मल्टीप्लाई अगर मैंने सही किया है तो आंसर सही है। ठीक है, तुम करके देख लो। तो इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इसका आंसर। ठीक, नोट कर लें क्वेश्चन को, पॉज का बटन दबाएं फटाफट। पाई की वैल्यू डालनी हो तो डालो, नहीं तो वही आंसर है dr बाई dt ये वाला। चलिए आगे बढ़ा रहे हैं।
दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इस क्वेश्चन में क्या है, देर इज ए क्यूब, देर इज ए क्यूब ऑफ आइस, आइस का क्यूब होता, ऑफ साइज 4 × 4 × 4 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका साइज है, साइज मतलब वॉल्यूम, 4 × 4 × 4 का है ना, साइज है ना वॉल्यूम। इट इज मेल्टिंग, it is melting at the rate of 2 centimeter cube per second. Find the rate of change of its edges, length, when radius is 2 centimeter, when radius is 2 centimeter। अब देखिए क्वेश्चन समझने की कोशिश करिए। देयर इज ए क्यूब, यहां तक तो सबको समझ में आ गया, क्यूब है, एक क्यूब है, 4 × 4 × 4 का है, और कितने का भी हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये शायद ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। इट इज़ मेल्टिंग एट द रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। इसको बताओ क्या दिया इसने, सेंटीमीटर क्यूब से पता पड़ रहा होगा, वॉल्यूम है ये, तो इट इज़ वॉल्यूम पर सेकेंड विच इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अब फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि अगर इसको अपन लेंथ बोलते हैं ए को, तो उसने dA/dt की वैल्यू पूछी है और dV/dt दे रखा उसने, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम। और कब पूछी है, जब उसकी रेडियस, रेडियस नहीं यहाँ पे आएगी लेंथ, व्हेन इट्स लेंथ शब्द आएगा ये, ठीक है, व्हेन इट्स चेंज ऑफ एजेस व्हेन इट इज 2 सेंटीमीटर। इसका मतलब लेंथ 2 सेंटीमीटर हो, तो कब बताना है, जब ए की वैल्यू 2 सेंटीमीटर हो तब। अब तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे। वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तीनों का मल्टीप्लाई, दैट इज इक्वल टू ए क्यूब। अब वॉल्यूम बराबर हो गया ए क्यूब। अब क्या करते हैं अगली स्टेप में, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में डिफरेंशियल कर दो, तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशियल क्या होगा बोलो फटाफट, ए क्यूब का 3 कूद के आगे आएगा, ऊपर से कम हो जाएगा, तो इट विल बी 3a², और ए का डिफरेंशियल भी करना है dA/dt। अब dV/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, dV/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ, और dA/dt क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वैल्यूज डाल देंगे इसके अंदर, तो वैल्यूज डाल देते हैं फटाफट। तो सबसे पहला dV/dt वाले फॉर्मूले में डाल रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखें, dV/dt वाले फॉर्मूले में डाल रहा है, तो dV/dt यहाँ से उठा के ला, इसको इधर लिख लेता हूँ पहले, dV/dt इज इक्वल टू 3a² dA/dt, ठीक है। अब वैल्यूज डाल देता हूँ, तो dV/dt कहाँ, ये है dV/dt, दिस इज dV/dt, ये यहाँ आएगा इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर आएगा, तो इस जगह पर आएगा, तो इस जगह पर 2 लिख दिया, विच इज इक्वल टू 3, और dA/dt निकालना, dA/dt निकालना है, और बचा क्या, a², तो ये जो a² है इसकी वैल्यू कैसे आएगी, तो a 2 सेंटीमीटर हो तो उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ऐसा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1, और ये 3 2 हो गया 6, विच इज इक्वल टू dA/dt। तो ये dA/dt आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी ने पूछा कि इसकी यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट आएगी सेंटीमीटर पर सेकेंड, क्योंकि रेडियस या डिस्टेंस तो सेंटीमीटर पर सेकेंड ही चेंज होगा ना,
ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन हो गया। ध्यान से समझते हुए उतार लें इसको, पॉज का बटन दबाएं, उतार ले फटाफट। चलिए पॉज का बटन दबाइए। तो अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, अपन दो यूजर्स पढ़ चुके हैं। कौन कौन से यूजर्स पढ़ लिए बताओ? पहला रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज, अभी हाल पढ़ा, ठीक है। उसके पहले अपन ने क्या पढ़ा था? टू फाइंड द टेंजेंट, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब एक बचा है, उसका नाम है मैक्सिमा मिनिमा। अब ये मैक्सिमा मिनिमा क्या होता है? तो किसी भी चीज को हम चाहते हैं कि वो मैक्सिमाइज हो जाए। क्या हो जाए? मैक्सिमाइज हो जाए, बड़ी से बड़ी हो जाए। और कभी कभी अपन चाहते हैं कि वो छोटी से छोटी हो जाए। तो कब हम चाहते हैं कि वो बड़ी से बड़ी हो जाए और कम चाहते हैं कि वो छोटी से छोटी हो जाए? जैसे मान लो तुम्हारी परीक्षा के नंबर्स, तो तुम चाहते हो ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, उसको बोलेंगे मैक्सिमा करना चाहते हो। और जो कॉपी चेक करने वाला है तुम्हारा टीचर, वो चाहता है कि तुम्हारे नंबर मिनिमाइज हो जाए, वो काटता जाता है, ठीक है। तो एक मैक्सिमाइजेशन चाहता है, एक मिनिमाइजेशन चाहता है। यदि तुम इंडस्ट्री में जाओगे तो इंडस्ट्री में जो तुम्हारा जो मैनेजर है या तुम्हारे जो मालिक है, वो चाहेगा कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है, लॉस मिनिमाइज हो जाए। तुम चाहोगे तुम्हारी सैलरी मैक्सिमाइज हो जाए, ठीक है, और वर्क मिनिमाइज हो जाए, ऐसा भी चाहोगे कुछ कुछ लोग। तो हम कुछ चीज को बड़ा करना चाह रहे हैं, कुछ चीज को छोटा करना चाहते हैं, तो उसी को अपन बोलते हैं मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। तो जैसे मान लें कि कोई सी ऐसा ऑब्जेक्ट है, जैसे मैंने बोला तुमसे कि एक तुम्हारे पास वायर है इतना बड़ा, इस वायर से कोई सा शेप बनाओ, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कोई सा भी एक ऐसा शेप बनाओ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर एरिया कवर कर पाओ। तो तुम कौन सा शेप बनाओगे? तो उसको अपन बोलेंगे, जो भी शेप बनाएंगे उसको अपन बोलेंगे मैक्सिमाइज कर दिया हमने, ठीक है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो आज अपने को ये पढ़ना है कि कैसे किसी चीज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज किया जाता है, ठीक है। तो अगला टॉपिक वही है। तो हेडिंग डालें उसकी मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब मैं ज़रा साइड में होके वापस कैनवास पे आ रहा हूँ और यहाँ पे देखते हैं, अपन मैक्सिमा एंड मिनिमा पढ़ेंगे आज, ठीक। नोट तो कर ही लिया था तुम लोगों ने, ठीक है ना? तो ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया था ना। अब इसके बाद नया टॉपिक, लास्ट, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है? लास्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो हेडिंग डालें, थर्ड यूज है मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैक्सिमा एंड मिनिमा। अब इसमें क्या होता है, जैसे पहले मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चन देता हूं, तुम लॉजिकली करके बताओ, फिर अपन डिफरेंशियल से करेंगे। क्वेश्चन ये है कि देयर आर टू नंबर्स, whose sum is, suppose 10, whose sum is 10. Find the numbers so that their product is maximum. Find the number so that their product is maximum. There are two numbers, दो नंबर हैं जिनको जोड़ने से 10 आता। इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन मैक्सिमम हो जाए। तो पहले मैं एक ऑप्शंस देता हूं तुमको, ठीक है। ऑप्शंस ए 2 8, बी 5 5 नहीं 7 3, सी 6 4, डी 5 5। अब ये देखें कि सबसे पहले इनको जोड़ने से क्या सभी को 10 आता है क्या? हाँ तो आता है। तो फाइंड टू नंबर्स उस सम इज 10, तो सभी को जोड़ने से 10 तो आ ही रहा, ठीक है। सभी को जोड़ने से कितना आ रहा है? 10 आ रहा, सम इज 10। अब ये देखें कि प्रोडक्ट मैक्सिमम ही होना चाहिए। इसका मतलब इसका मल्टीप्लाई किया 2 इंटू 8 कितना हुआ? 16, 7 इंटू 3 21, 6 इंटू 4 24, 5 इंटू 5 25। किसके अंदर प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा? लास्ट वाले में। इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है? 5,5 ऐसे दो नंबर्स हैं जिनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, ठीक है।
अब सवाल ये उठता है कि ये तो ठीक है, इस तरीके से बताया है, ये इसको कैलकुलस में कैसे सॉल्व करेंगे? तो कैलकुलस में सॉल्व करने का तरीका देखें। सॉल्यूशन सेकंड मेथड, अगर ऑप्शन नहीं हो तो, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि लेट द फर्स्ट नंबर is x and second number is y। अब इनका सम क्या होना चाहिए? 10 आना चाहिए। तो x प्लस वाई किसके बराबर होना चाहिए? 10 के बराबर। भाई पहला नंबर क्या है? x है, दूसरा क्या है? y है, तो जोड़ने से 10 आना चाहिए। अब 10 यदि आना चाहिए तो उसका क्या चीज मैक्सिमाइज करना चाहता है? वो प्रोडक्ट। तो इसका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा? प्रोडक्ट होगा x इंटू वाई, इसको मैक्सिमाइज करना चाहता। और ये ध्यान रखना, जिसको मैक्सिमाइज करना चाहता उसी का डिफरेंशियल होता है। तो इसका डिफरेंशियल होगा, ठीक है, इसी का। लेकिन डिफरेंशियल सिर्फ x में ही होता है, एक सिंगल वेरिएबल। तो ये वाला जो y है, इस y की वैल्यू निकाल के यहाँ डालने का। तो y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? तो y इज इक्वल टू है 10 माइनस एक्स। ये y की वैल्यू उठाना और y की वैल्यू उठा के जो है वो क्या कर देना? y की वैल्यू इसमें डाल देना। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा? वो प्रोडक्ट होगा x इंटू वाई, जिसमें से y की वैल्यू जो है वो है 10 माइनस एक्स। अब इसका आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 10x माइनस क्या? एक्स स्क्वायर। अब वो ये बोल रहा है कि ये जो आया है इसका क्या करो? डिफरेंशियल करो इसका, ठीक है, किसका? प्रोडक्ट का डिफरेंशियल करो। और डिफरेंशियल करने के बाद हमको इसको जीरो पुट करना है। ये इसकी स्टेप्स हैं, ठीक है। डिफरेंशियल करने के बाद क्या करना है? हमको इसको जीरो पुट करना है। यहाँ लाइन खींच देता हूँ। तो इसका डिफरेंशियल करेंगे और इसको जीरो पुट कर देंगे, ठीक। जीरो पुट करने से तुम्हें मिलेगा। तो अब यहाँ साइड में देखो, इसका डिफरेंशियल बोलो। डिफरेंशियल 10x का हो जाएगा 10 और इसका हो जाएगा माइनस 2x। 10x का x का 1 होता है और इसका 2 कूद के आगे ऊपर से कम, तो माइनस 2x, और इसको जीरो पुट कर देना। तो 10 बराबर कितना आया? 2x, यानी x कितना आ गया? 5। तो ये आंसर आ गया ना, x बराबर 5। और जब x 5 होगा तो सीधी बात है x को उठा के जब तुम इसमें रखोगे तो यहाँ रखोगे तो y की वैल्यू भी 5 आ जाएगी, ठीक है। तो x बराबर भी 5 आ गया और y बराबर भी 5 आ गया। तो ये हमारा आंसर हो गया इसके अंदर, y बराबर 5। ये हमने डिफरेंशियल मेथड से निकाल लिया, ठीक है। और आप नोट कर लें दोनों मेथड्स, ठीक है। क्वेश्चन भी देखा लें, दबाएं पॉज का बटन, आराम से नोट करें। चलिए अब उसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं। The sum of two numbers is 12 and their product is maximum. Find the numbers. ये तुम ट्राई करो, पॉज का बटन दबाओ, जैसे पहले कराया था वैसा का वैसा करो, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कोशिश खुद भी करो। चलो अब मैं करके दिखा रहा हूँ, जिसको करना हो पॉज दबा ले पहले ही, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ। लेट द नंबर्स आर एक्स एंड वाई। तो x प्लस वाई किसके बराबर होगा? 12 के, पहली इक्वेशन। और इनका जो प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो प्रोडक्ट कितना होगा इसका? प्रोडक्ट होगा मैक्सिमम, दैट इज x इंटू वाई। लेकिन अब अपन क्या करेंगे? y की वैल्यू निकालेंगे, उठा के यहाँ रखेंगे। y की वैल्यू है कितनी? तो y बराबर है 12 माइनस एक्स। ये y बराबर 12 माइनस एक्स यहाँ रखना। यहाँ रखने से तुम्हारे पास का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया?
x इंटू 12 माइनस एक्स, एक्स इंटू 12 माइनस एक्स इज 12x माइनस एक्स स्क्वायर। अब कैलकुलस मेथड से ही करना, ये प्रोडक्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशिएट एंड पुट इट इक्वल टू ज़ीरो, पुट इट इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर पुट कर देना। तो हो जाएगा 12x माइनस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल अभी करना है, ठीक है। तो इट इज डी पी बाई डी एक्स अभी करना बचा है, तो डिफरेंशियल करना है डी पी बाई डी एक्स, अभी करा नहीं है, अब करते थे पहले। तो x का क्या होएगा 1 और ये 2 कूद के आ जाएगा, ऊपर से कम होगा, तो बचेगा क्या तुम्हारा 12 माइनस 2x। अगली स्टेप में इसको 0 पुट करना, तो 12 माइनस 2x किसके बराबर हो गया 0 के, तो 2x किसके बराबर हो गया 12 के, तो x बराबर कितना हो गया 6। अगर x बराबर 6 है तो फिर y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 6 होगा, क्योंकि ये उठा के यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे तो x प्लस वाई बराबर 12, ठीक है ना, यही दिया है ना, x प्लस वाई बराबर 12। अब इसके अंदर क्या करो, इसके अंदर ये x बराबर 6 यहाँ पुट करो, तो यहाँ अगर तुमने 6 पुट किया तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 आ गया। इसका मतलब तुम्हारा आंसर क्या आया, आंसर आया 6,6। ये दो नंबर्स हैं जो इसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है, इनका मल्टीप्लिकेशन करने से मैक्सिमम आएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा कैसे करा। चलिए पॉज का बटन दबाइए। फिर आगे का अपन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है ना।